नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं अरुण कुमार दुबे आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ कक्षा 12 के कृषि रसायन के पाठ 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों में। और आज हम चर्चा करेंगे पौधों में पोषक तत्वों के अभाव लक्षणों के बारे में। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि आवश्यक पोषक तत्व कौन से थे, बृहत मात्रक पोषक तत्व कौन से थे, सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व कौन से थे और इनके पौधों में क्या विशिष्ट कार्य थे। अब हम जानेंगे वीडियो के इस पार्ट में कि अगर पौधे में इनकी कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है और इस कमी को हम पता कैसे करते हैं और इस कमी को जान करके हम उसका उपचार किस प्रकार से करेंगे। तो आइए, पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण पौधे में। देखिए, किसी पौधे में अगर किसी पोषक तत्व का अभाव होता है तो बहुत ही विशिष्ट लक्षण पौधा प्रकट करता है। ये लक्षण या तो वो तने की वृद्धि के द्वारा प्रकट करेगा, अग्रस्थ कलिका के द्वारा प्रकट करेगा या फिर पत्तियों में विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग तत्वों के अभाव लक्षणों के बारे में विस्तार से जाएं, है ना, हम दो टर्म्स के बारे में, दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर चलते हैं। पहली है अदृश्य भूख, इसे हम हिडन हंगर कहते हैं। हिडन हंगर किसके संदर्भ में? पोषक तत्व के संदर्भ में। किसकी? पौधों की। तो ये एक स्तर होता है, इसको हम एक स्तर के रूप में डिफाइन करते हैं। एक स्तर के रूप में हम डिफाइन करते हैं जो न तो पौधे की अधिकतम वृद्धि के लिए, अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है और न ही ये इस स्तर पर कमी के लक्षण या अभाव के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी ये स्तर लगभग लगभग बीच का स्तर है। इस स्तर पर पौधे को उस तत्व की एक भूख होती है, एक डिजायर होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, पर वो रिक्वायरमेंट दिखती नहीं है ना। हम उसे अदृश्य भूख या हिडन हंगर कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टर्म के बारे में जिसे हम कहते हैं दृश्य निदान। दृश्य निदान दो शब्दों से मिलकर बना है। दृश्य का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई पड़ सके, विजिबल, और निदान का मतलब जिससे कि हम उस चीज के बारे में स्पष्ट रूप से जान सके कि हां, इस चीज में इस चीज की कमी हो गई है। डायग्नोसिस, जैसे हम जाते हैं ना, हम किसी रोग के बारे में जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर हमें बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेक्निक बोलता है, ब्लड की जांच कराइए, इसकी जांच कराइए, फिर वो रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर इलाज शुरू करता है। इसी प्रकार से यहां पर उस पोषक तत्व की जो कमी का हम निदान कर रहे हैं वो विजिबल मेथड से कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के अवपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, अभाव के लक्षणों को हम देख करके, किसको देख करके? पौधे को देख करके, पौधे को देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि इसमें ये अभाव के लक्षण हैं और फिर तदनुसार हम उसमें किस प्रकार के तत्व की कमी है उस हिसाब से हम उस उर्वरक की आवश्यकता का निदान कर लेते हैं। इस जो दृश्य निदान की जो तकनीक है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो ये है कि जब भी पौधे को किसी पोषक तत्व की कमी होती है, दो बातें, कमी होती है तो भी दिक्कत है और अधिकता होगी तो भी दिक्कत होगी। दोनों ही स्थितियों में पौधा अपना स्वस्थ जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी पौधे को किसी तत्व विशेष की कमी है या उसकी अधिकता है तो उस पौधे के जीवन चक्र पर और पौधे के वृद्धि और विकास पर और पौधे की मॉर्फोलॉजी पर, बाह्य संरचना पर कोई न कोई विशिष्ट प्रभाव हमको जरूर दिखाई देगा। ये उसके अग्रस्त कलिका पर हो सकता है, तने के पर्वों पर हो सकता है
और विशेषकर जो सबसे ज्यादा हमको विजिबल होता है वो होते हैं पत्तियों पर। तो पत्तियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और इन पर विशेष प्रकार के लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं। ये रंग के रूप में हो सकते हैं या फिर ये धब्बों के रूप में हो सकते हैं या फिर ये वलन के रूप में हो सकते हैं। पत्तियों के किनारे या नोक मुड़ जाती है। पर इस प्रकार के कोई न कोई लक्षण हमें पत्तियों पर दिखाई देंगे। अब देखिए क्या है कि ये लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े बहुत अनुभव से हम बहुत सारे पौधों को देख करके अनुभव के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि किसी तत्व विशेष की पौधे में कमी है या नहीं है। उसी तकनीक के बारे में हम आगे चल रहे हैं जिसको हम दृश्य निदान की तकनीक बोल रहे हैं, कि देख करके ही पौधे में पोषक तत्व की कमी का पता लगाना। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्तियों में सबसे पहले ये जो लक्षण होते हैं, कमी के जो लक्षण होते हैं, वो पत्तियों में हमको दिखाई देने लग जाते हैं। और भी कुछ भागों में देखते हैं, पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यहां पर हम इन लक्षणों को अच्छी तरह से जानने के लिए हम दो प्रकार के भागों में इनको बांटते हैं। सबसे पहले ऊपर की पत्तियों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे लक्षण जो नीचे की पत्तियों में हमको सबसे पहले दिखते हैं और दूसरे टर्न पर हम देखेंगे ऐसे लक्षण जो ऊपर वाली पत्तियों में सबसे पहले दिखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नीचे की पत्तियों में। नीचे की पत्तियां कौन सी होती हैं? पुरानी पत्तियां होती हैं। पुरानी पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्राय हम घर में देखते हैं ना कि घर में बहुत लिमिटेड अगर कोई सामान आता है खाने पीने का और उसकी अगर कमी हो जाती है तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, बच्चों को दे दो सबसे पहले। ठीक है, बुजुर्ग लोग तो फिर भी संतोष कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो वृद्धिशील भाग हैं, जो ऊपर के निरंतर वृद्धि करने वाले भाग हैं, अगर किसी तत्व की कमी होती है इस वर्ग में आने वाले तत्व की, तो सबसे पहले सप्लाई वहां पहुंचाई जाती है। अब चूंकि सप्लाई वहां पर पहुंचानी है तो जाहिर सी बात है कि ये तत्व काफी गतिशील होने चाहिए। बिल्कुल आपको याद आ रहा है पीछे के वीडियोस वाले भाग जहां पर हमने चर्चा करी थी, तत्वों का वर्गीकरण किया था, गतिशील, मध्यम गतिशील, है ना, और अचल गतिशील। तो जो तत्व गतिशील होते हैं, जब उनकी कमी होती है तो उनको सीधे गतिशीलता के आधार पर ऊपरी भागों में पहुंचा दिया जाता है जहां पर वृद्धि और विकास के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे जो तत्व हैं इस वर्ग में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस है, पोटाश, मैग्नीशियम और जिंक इसमें शामिल है। यहां पर हम आपको जिंक लगा करके एक एस्ट्रिक मार्क लगा के हम छोड़ रहे हैं, ये आपकी जिज्ञासा जगाने के लिए है। आगे हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि इस जिंक पर हमने ये निशान क्यों लगाया। तो हम आपको बता रहे हैं कि इनमें बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है, इसलिए उस तत्व को सीधे कहां पहुंचा दिया जाता है? ऊपरी अग्रस्त पत्तियों में, जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नीचे उनकी कमी रह जाती है, तो सबसे ज्यादा जो अभाव लक्षण है वो हमको नीचे वाली पत्तियों में सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसे तत्व जिनकी कमी के लक्षण पौधे की ऊपरी भागों में दिखाई पड़ते हैं। ऊपरी भागों में आपको पुरानी भाग का वो तत्व वर्ग याद आ रहा होगा जहां पर उनकी मोबिलिटी कम होती थी। तो जब तत्व की पौधे में कमी होती है, प्राय ऊपरी अग्रस्त भागों में उनकी कमी होती है, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है,
तो तत्व नीचे से ऊपर के भागों तक मोबिलिटी नहीं होने की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं अथवा कम पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, नीचे की पत्तियां तो सामान्य होती हैं, लेकिन ऊपर की पत्तियों में ये अभाव के लक्षण दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तत्वों का संचालन एक भाग से दूसरे भाग में बहुत कम होता है। लो मोबिलिटी, ठीक है। इस वर्ग में कौन से आते हैं? कैल्शियम, बोरॉन, तांबा, मैग्नीज, गंधक और लोहा इसमें सम्मिलित है। बच्चों, जोनस कक्का वाले फार्मूले के हिसाब से आप भी इनको एक सीक्वेंस में रख करके अपना खुद का फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, ये जानने के लिए। यहां पर दो चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरी चर्च के बारे में हम और आपकी जिज्ञासा जगा चलते हैं। कभी कभी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें ऊपरी और निचली दोनों भागों पर एक ही समय पर लक्षण प्रकट होते हैं। आपकी जिज्ञासा को जगाते हुए वीडियो के आखिरी पार्ट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, तब हम देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है। अब हम बारी बारी से, जब हमने चर्चा कर ली कि अदृश्य भूख क्या होती है, फिर हमने चर्चा इस बात पर करी कि निदान केवल देख करके हम कैसे कर लेते हैं, तो आइए अब हम एक एक तत्वों के बारे में आगे चल करके विस्तार से करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बता दिया था, चोनस्प कक्का, मगफी, मनमो, बकू, जंकल और नी। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, प्राय इन तत्वों की पौधे की कमी नहीं होती, क्योंकि ये कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं वातावरण से और जल से। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्राय तत्वों में कमी नहीं होती, इसलिए हम इसको अभी कुछ देर के लिए इस लिस्ट से बाहर रखते हैं। हमारी लिस्ट शुरू होती है नाइट्रोजन से। यहां पर जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो फिर सूक्ष्म मात्रिक और बृहत मात्रिक तत्वों के बारे में वर्गीकरण नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक साथ इनको करते चले जाएंगे। तो चलिए नाइट्रोजन के बारे में हम आते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बताया था कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन किसके लिए जरूरत होता है? वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे अमीनो अम्लों का भाग है। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसलिए जहां पर नाइट्रोजन है वहां प्रोटीन है, और जहां प्रोटीन है वहां वृद्धि है। तो सबसे पहला लक्षण तो हमें दिखाई पड़ेगा कि वृद्धि नहीं होने की वजह से पौधे बौने रंग के रह जाते हैं, साथ ही हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। जो एक लश ग्रीनरी होती है, हमने बताया था नाइट्रोजन पौधे की लश ग्रीनरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे हरे रंग वाले इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधा वो हल्का सा पीले रंग का हमें दिखाई पड़ेगा। और चूंकि प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है, इसकी कमी होने से पौधे के भागों में, बीजों में, फलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। पत्तियों की अगर हम बारे में बात करें तो इसके किनारे और नोक झुलसे हुए नजर आते हैं। जैसे हमारी लीफ है ये, तो इनके जो ये मार्जिन्स हैं ये, और ये जो किनारा है ना, ऐसा लगता है कि जैसे तेज आंच में या गर्म के हिसाब से पत्तियां झुलस जाती हैं, उस प्रकार से ये इसके किनारे और ये जो नोक हैं वो झुलसी हुई सी नजर आती हैं। अब हम बता चुके हैं कि ये पौधे में ये गतिशील होता है। नाइट्रोजन कौन से वर्ग में था? अभी हमने देखा था, ये गतिशील वाले वर्ग में था। तो इसके अभाव लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई पड़ते हैं? नीचे वाली पत्तियों में, क्योंकि तत्व तो ऊपर पहुंचा दिया जाता है ना वृद्धि और विकास के लिए, नीचे वाली पत्तियों में इनकी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले इनके जो अभाव के लक्षण हैं वो पुरानी पत्तियों पर नजर आते हैं। और जब धीरे धीरे इस तत्व की बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी होने लग जाती है, तो फिर उसके लक्षण धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों तक भी जाते हैं। जब तक पॉसिबल होता है तब तक उस तत्व की सप्लाई ऊपर की जाती है, तो सबसे पहले नीचे वाली पत्तियों में दिखाई पड़ते हैं। बहुत ज्यादा अगर कमी हो जाए नाइट्रोजन की, वृद्धि विकास तो प्रभावित होगा ही होगा, अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो फ्लावरिंग नहीं होती,
फूल नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं। अब आपको पता है अगर फूल नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेंगे तो उपज नहीं होगी, खास करके अगर अनाज वाले पौधे हैं या जो फल वाले पौधे हैं उनमें, तो उपज क्या होती है इसकी, गिर जाती है। कल्ले वाली फसलों, टिलर्स, याद आया कुछ, गेहूं, जौ, है ना, मक्का, ये इनमें क्या होती है, बालियां निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टिलर्स। तो नाइट्रोजन की कमी से कल्ले भी कम फूटते हैं। दानों का उत्पादन कम होगा तो अनाज की जो पैदावार होगी वो गिरेगी। अब बात करते हैं हम फास्फोरस की। आपको पता, याद आना हो कि फास्फोरस जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। तो फास्फोरस की कमी से जड़ों की वृद्धि और विकास बहुत कम होता है, यहां तक कि जड़ें कभी कभी सूख भी जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हरा हो जाता है। वहां तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ रही थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पत्तियां नीली हो जा रही हैं, ब्लूइश या फिर बैंगनी हरी हो जाती है। फसल के पकने में देरी होती है, फूल फल देर से बनते हैं, फलों का और बीजों का आकार छोटा हो जाता है। अब आपको मालूम है कि फास्फोरस गतिशील है ना, नाइट्रोजन से फास्फोरस भी गतिशील है। तो जो अभाव लक्षण है वो कहां आएंगे सबसे पहले, यस बिल्कुल सही, नीचे की पत्तियों पर आएंगे और फिर ऊपर की पत्तियों पर जाएंगे। चौड़े पत्ते वाले जो पौधे हैं उनमें पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। आलू में देखें तो पत्तियां प्याले का आकार बना लेती हैं, यानी मार्जिन से, किनारे से और आगे से कर्व हो जाती है, मुड़ जाती हैं। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, गेहूं, गन्ना आदि की जो फसलों में कल्ले या जो टिलर्स हैं वो कम बनते हैं, नेचुरली फिर हमारी उपज जो है इसकी घट जाती है। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम की कमी पत्तियां धब्बेदार और भूरी हो जाती हैं, ये पत्तियों बहुत स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई पड़ जाता है, और इनकी कमी भी पहले गतिशील है ना, तो इनकी कमी भी सबसे पहले काम पता चलेगी नीचे की पत्तियों पर प्रदर्शित होगी। पोटेशियम की कमी से एक और खास बात आती है कि इनमें पत्तियां समय से पहले ही गिर जाती हैं, है ना, यानी लीफ फॉल समय से पहले हो जाते हैं। पर्वों की जो लंबाई है वो घट जाती है और वृद्धि में कमी आती है। पत्तियों के सिरे और किनारे हमने आपको बता दिया था कैसे, चित्र बता करके कि वो झुलसे हुए नजर आते हैं। अगर हम कपास के संदर्भ में देखें तो जैसे ही कपास इसमें पौधा प्रॉपर वृद्धि करने लग जाता है तो उस समय ही पत्तियां गिरने लग जाती हैं। अब पत्तियां रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे को पर्याप्त खाना मिलेगा, सारे अंगों को पर्याप्त पोषण मिलने से वो अच्छे साइज में वृद्धि करेंगे। पत्तियां पहले गिर जाती हैं तो डोडे जो हैं उसमें, जिनमें कपास अंदर चल के रुई वगैरह बनती है, वो डोडे ठीक से खुल नहीं पाते हैं। तंबाकू, इसके पौधों के बीच में, नसों के बीच में, नसों यानी वेन्स के बीच में, सिरों पर और किनारों पर ऊतक निर्जीव हो जाते हैं। सिरों पर और किनारों पर ऊतक क्या हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। निर्जीव, और इन्हें हम नेक्रोसिस कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नेक्रोसिस प्रक्रिया को। और ऐसे जो धब्बे बन जाते हैं, निर्जीव धब्बे या निर्जीव ऊतियां, उनको हम नेक्रोटिक लीजन्स कहते हैं।
फल वाले वृक्षों में जो जो जिनका उत्पादन हम फलों के रूप में करते हैं, उनमें फूल भी कम आते हैं, तो नेचुरली फल भी कम लगते हैं। मक्के के संदर्भ में जो भुट्टे होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और इनके सिरों पर दाने कम निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार हम भुट्टे ऐसे खोल करके देखते हैं तो उनमें ऊपर की तरफ दाने जो हैं वो बहुत कम रहते हैं या बहुत बिखरे हुए से रहते हैं। आलू में पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, जो आगे चलकर भूरे या फिर तांबई रंग में, कांसे के रंग में बदल जाता है। इनके जो ट्यूबर्स हैं वो भी छोटे होते हैं क्योंकि जड़ों का विकास कम होता है। अब एक खेत में अगर फसल हमारी बोई हुई है तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो इसकी कमी के लक्षण जो हमको दिखाई पड़ेंगे वो पहले नम क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, यानी जहां पर की सिंचाई हो रखी है और जड़ों का विकास बहुत कम होता है। इस वजह से पौधा प्रॉपर रूप से मिट्टी में अपने को होल्ड नहीं कर पाता, अपने को खड़ा नहीं रख पाता और इसके परिणाम स्वरूप वो गिर भी जाता है। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम भी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। कोशिका भित्ति का घटक होता है, पौधों को मजबूती देने के काम में आता है। कैल्शियम की कमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पिक्यूलियर लक्षण है, जो अक्सर कंपटीशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अग्रस्थ कलिका है ना वो सूख जाती है। ये इसका बहुत ही स्पष्ट लक्षण है। कैल्शियम की कमी, अग्रस्थ कलिका सूख रही है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट जाता है वो ये है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। कलियां और फल अपरिपक्व अवस्था में ही मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास भी अपूर्ण होता है और सबसे पहले जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उनके किनारे झुके या मुड़े हुए से होते हैं। कभी कभी किनारा और सिरा भी आपको मुड़ा हुआ दिख सकता है। मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं, इसकी कमी के लक्षण देखते हैं। पुरानी पत्तियों का रंग किनारे पर और तने के बीच से नष्ट होता है, नसें हरी बनी रहती हैं। ये वेन्स हैं, तो या तो इन किनारे पर या नसों के बीच वाले भाग में इनका रंग यहां नष्ट होता है। अंतराशिरीय हरिमाहीनता, जिसको इंटरवीनल क्लोरोसिस भी कहते हैं। बहुत ज्यादा अगर कमी होती है तो पुरानी पत्तियां सूख भी जाती हैं, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं और उनके जो किनारे हैं ऊपर की ओर प्याले के जैसे मुड़ जाती हैं। सल्फर के बारे में, सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं भाई? शिराओं के, पत्तियों की शिराएं और शिराओं के बीच के भाग हल्के हरे रंग के हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप बता रहे थे। जो शिराएं हैं किनारे के भाग हैं, शिराओं के बीच का जो स्थान है, एक तो पूरी पत्ती पीली पड़ जाए, है ना, वो कंप्लीट क्लोरोसिस होती है। और एक ये है कि शिराओं के बीच बीच वाले जो भाग हैं वो पीले पड़ जाते हैं, वो भी इंटरवीनल क्लोरोसिस कहलाती है या अंतराशिरीय हरिमाहीनता कहलाती है। पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जिंक की, और यहां पर जो हमने जिंक पर एस्ट्रिक का चिन्ह लगाया था वो अब आपको हम रिमाइंड कराएंगे। हमने बात करी थी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अभाव लक्षण नीचे की पत्तियों पर आते हैं सबसे पहले, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अभाव लक्षण ऊपर की पत्तियों पर सबसे पहले आते हैं। पर जिंक ऐसा तत्व है कि जिसके जो अभाव लक्षण हैं वो नीचे ऊपर दोनों की पत्तियों में एक ही समय प्रकट होते हैं। जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं भाई? इसके लक्षण नई और पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, खास करके ऐसे फसलों में जो फल वाले वृक्ष होते हैं, पत्तियां मुड़ जाती, किनारे आपको ऐंठे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे या मुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। पत्तियों का जो रंग होता है वो भी
पीला होता है और ये पीला भी थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, मटमैला पीला या धुंधला पीला रंग हमें इसमें दिखाई पड़ता है जिंक की कमी से। फलों का आकार छोटा हो जाता है, फल में बीज का उत्पादन घट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलिका की रचना बहुत कम होती है और वही कलिका आगे चल करके क्या बनती है? फूल। फूल आगे चल करके फल बनते हैं। तो चूंकि कलिका की रचना ही बहुत कम होती है, इसलिए फल और बीज का उत्पादन घट जाता है। जो नए पौधे हैं उनमें डाईबैक का प्रभाव पाया जाता है। धान के केस में खैरा रोग हो जाता है। ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। नींबू कुल में कौन से आते हैं? नींबू, संतरा, माल्टा, ये सब नींबू कुल के हैं। नींबू कुल में इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं और तना इनमें बौना रह जाता है। आयरन की कमी के लक्षण। देखिए, आयरन एक ऐसा तत्व है, प्रारंभिक स्थितियों में जब आयरन की खोज हुई थी तो जो तकनीकें थी वो इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। बावजूद इसके जो प्रारंभिक रूप से जो तत्व खोजे गए थे, जिनको आज हम बृहत मात्रिक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं, उसमें आयरन भी खोज लिया गया था, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जबकि आज हम जानते हैं कि आयरन वास्तव में जब और अधिक तकनीकें विकसित हुई तो हमें सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की भी खोज हुई और बाद में हमें पता चला कि आयरन तो वास्तव में एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो आयरन की जो कमी के लक्षण हैं वो सबसे पहले ऊपरी पत्तियों पर पड़ते हैं, पत्तियां ऊपरी पीली पड़ जाती हैं। अब ये क्या मैटर हुआ? अभी तक तो हम नीचे वाले में देख रहे थे, ऊपरी में कब होगा? यानी जो उसकी मोबिलिटी है वो कम रहेगी, तो नीचे वाले भागों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन अगर ऊपर में कमी हो रही है तो वहां तक सप्लाई नहीं जा रही है, वहां तक मोबिलिटी नहीं है, तो ऊपर के लक्षण हमको दिखाई पड़ने लग जाते हैं। पत्तियों के किनारे तो बहुत समय तक हरे बने रहते हैं, है ना, लेकिन नसें भी हरी बनी रहती हैं। बीच वाले भाग में पीलापन हमको दिखता है। तने भी छोटे हो जाते हैं और नई कलिकाएं प्राय हमें मुरझाई हुई सी नजर आती है। अब बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर की कमी के क्या लक्षण है? इसमें भी पत्तियों के किनारे और नोक में क्लोरोसिस यानी हरिमाहीनता, पीलापन, और इसकी वजह से पत्तियां क्या दिखाई पड़ती हैं? बदरंग, यानी कहीं पर हरा रंग होता है, कहीं पर पीला रंग होता है ना। पूरा एक सार सा हरा रंग नहीं होता, ना एक सार सा पीलापन उनमें रंग रहता है। नींबू में ये जो डाईबैक डिजीज है, ये एक प्रश्न है जो आपसे वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जा सकता है कि नींबू का डाईबैक रोग किस तत्व की कमी की वजह से होता है। तो नींबू के कुल में जो नई वृद्धि वाले भाग हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ही अल्प रूप से वृद्धि करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनकी वृद्धि स्टंट हो जाती है, रुक जाती है ना। इस रोग को हम क्या कहते हैं? डाईबैक डिजीज ऑफ सिट्रस। सिट्रस का मतलब नींबू, और ये सिट्रस कुल में ये पाया जाता है डाईबैक। तो नींबू कुल में और भी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो फल हैं यानी नींबू है, उसमें लाल भूरे धब्बे भी अनियमित आकार के पाए जाते हैं। ये आपने देखा होगा बाजार में, कई बार हम नींबू लेने जाते हैं तो एक सार पीले नहीं होते, बल्कि उसमें कहीं कहीं हमें धब्बे भी उसमें हमें दिखाई देते हैं। फलों के रस में अम्ल कब बनता है? आपको पता है नींबू में सिट्रिक अम्ल बनता है, उसकी वजह से वो खट्टा होता है। तो इस तत्व की कमी से वो अम्ल भी कम मात्रा में बनता है। बात करते हैं हम मैग्नीज की। इसमें भी ऊपरी पत्तियों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं और नसों के बीच में क्लोरोसिस होती है। शिराओं के बीच में जो वाले भाग हैं उनमें क्लोरोसिस या हरिमाहीनता पाई जाती है, जिसे हम इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। पत्तियों का रंग बिल्कुल हल्का रंग हो जाता है, येलो से, लाइट येलो से होते होते तक लगभग सफेद हो जाता है। और पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे पाए जाते हैं, यानी जगह जगह पत्तियों पर इस प्रकार से आपको
अनियमित आकार के, जैसे ऐसे लगेगा बीच में कहीं पत्तियां जल गई हैं किनारे से, ठीक है ना, लीजन, ये पत्तियां मरी हुई सी आपको ये पोर्शन यहां दिखाई देते हैं। ये नेक्रोटिक है, ये नेक्रोटिक लीजन्स हैं, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। जई पर इसकी जो बहुत शीघ्र ही इसकी कमी के लक्षण आने लग जाते हैं। पत्तियां तो देखिए लगभग लगभग पीली होने लग जाती हैं, कुछ नसें जो है वो हरी बनी रहती है। अब आते हैं हम बोरान की कमी के लक्षण भी देख चलते हैं। जो सबसे ऊपरी कलिका होती है, टर्मिनल बड, अग्रस्थ कलिका, है ना, जिसको हम एपिकल या टर्मिनल बड भी कहते हैं। टर्मिनल, उसका रंग क्या हो जाता है, हल्का हरा, और नीचे हालांकि थोड़ा सा पीला रहता है। गोभी में देखिए फूलों का जो आकार होता है ना, नार्मल गोभी में फूलों का आकार लगभग लगभग गोल जैसा होता है, लेकिन इस कंडीशन में इनके आकार क्या होते हैं, अनियमित हो जाते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है डिफार्म, सही शब्दों में तो अगर हम इसके बोले तो विकृत, डिफार्म का अर्थ होता है विकृत। नॉर्मल जो उसका शेप एंड साइज जो हम बाजार में देखते हैं उससे बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। छोटे फल होते हैं, उस पर धब्बे भी पड़ जाते हैं लाल रंग के, तो इस हिसाब से क्या होता है कि उनकी मार्केट वैल्यू घट जाती है। आमतौर पर जब हम सब्जी लेने जाते हैं ना, तो बढ़िया सफ़ेद खूब बढ़िया फूली हुई और गोल गोभी हम लेकर आते हैं, और थोड़े बहुत अगर टेढ़ी मेढ़ी होते हो वो हम उनको छांट देते हैं, तो आर्थिक स्थिति पर भी किसानों के फर्क पड़ता है। दाल कुल वाले फसलों में अगर बात करते हैं तो जड़ ग्रंथियों की वृद्धि चूंकि रुक जाती है, इसलिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन में कम होता है। कभी कहीं इनमें से कुछ के तने फटे हुए भी मिलते हैं। जड़ वाली फसलें अगर हमारे पास में हैं, है ना, जिनको हम व्यापारिक उत्पादन जिनके जड़ों से हमें प्राप्त होता है, ऐसी फसलों में काले धब्बे भी पड़ जाते हैं, बीच वाले भाग में पट्टियां भी पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा अगर इनकी कमी हो जाए तो वृद्धि वाले भाग जो है, जो एपिकल पार्ट है या जिन पार्ट्स में वृद्धि हो रही है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी वजह से पौधे की वृद्धि और विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है। बहुत ज्यादा अगर इनकी कमी हो जाए तो लेटर ऑन स्टेजेस में पौधे में पत्तियां मुड़ी हुई भी हमें दिखाई देती है। मॉलिब्डेनम की कमी के बारे में बात कर लेते हैं। पौधे छोटे, पीले और बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। देखिए आपको ध्यान होगा कि यही तो लक्षण हमें नाइट्रोजन में भी दिखाई पड़ रहा था। नाइट्रोजन की कमी के समान कैसे हैं पौधे, छोटे और पीले। और ये लक्षण सबसे पहले कहां दिखते हैं, नई पत्तियों पर। यानी इस हिसाब से मोबिलिटी इसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि तत्व अग्रस्त भागों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए लक्षण कहां पे दिखाई पड़ रहे हैं हमें, नई पत्तियों में। सबसे ज्यादा स्पष्ट हमें लक्षण इनमें दिखाई पड़ते हैं दाल कुल वाले पौधे में, जिसमें जितनी भी दालें आती हैं, अरहर, मटर, चना, सोयाबीन, क्योंकि इसमें जड़ों में बनने वाली जो ग्रंथियां हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो कम होता है। कम डेवलपमेंट होगा तो उसमें कम नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, पौधे का वृद्धि और विकास भी प्रभावित होता है। जब हम पौधे के कार्य के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था ना कि मॉलिब्डेनम भी जड़ों की ग्रंथियों के विकास में काम आता है, और पौधों को जो जड़ ग्रंथियां होती है उसमें जो जीवाणु होता है उनको पोषण भी इससे प्राप्त होता है। जई के केस में पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती हैं, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। आमतौर पर पत्ती सीधी होती है, कभी कभी मुड़ती तो आगे की ओर होती है, इसमें पीछे की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं। और टमाटर में जो नीचे की पत्तियां हैं सबसे, यानी ओल्डेस्ट, ओल्डर वन, पुरानी, उनकी पत्तियां क्या होती है, हमें उनके किनारे कैसे दिखते हैं, मुड़े हुए हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन की। देखो सामान्यतः खेत में क्लोरीन की कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती, यानी जो पौधे खेतों में लगे हुए हैं, है ना, खेत में तो इसके लक्षण अभी तक नहीं देखे गए हैं। हाँ, जिन पौधों को हम गमले में लगाते हैं या ऐसी जगह पर लगाते हैं जिनमें मिट्टी बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है या कन्फाइंड है एक जगह पर, तो उनमें जरूर हमें क्लोरीन की कमी के लक्षण मिलते हैं, और इसमें पत्तियों में विल्ट के लक्षण नजर आते हैं।
विल्ट में क्या होता है कि जो संवहन ऊतक होते हैं उनके बीच में रुकावट आ जाती है, जिससे कि पानी और अन्य पोषक पदार्थ आगे तक नहीं पहुंच पाते और वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। सप्लाई सही ढंग से नहीं पहुंचने की वजह से इसको विल्ट के लक्षण बोलते हैं। पत्ता गोभी का अगर केस है तो इसकी कमी में पत्ते मुड़े हुए से नजर आते हैं। सामान्यतः पत्ता गोभी में पत्ते एक के ऊपर एक बहुत टाइटली बंधे हुए से रहते हैं, लेकिन इस तथ्य की कमी में जो उसके पत्ते हैं वो किनारे से मुड़े हुए और उठे हुए से नजर आते हैं। अगर ये बरसीम के केस में है, आप जानते हैं बरसीम रिजका जिसको हम बोलते हैं, चारे के काम में आता है जानवरों के लिए, तो पत्तियां छोटी रह जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। और टमाटर के केस में असाधारण प्रकार की रचनाएं बन जाती हैं। किस वजह से बन जाती हैं? क्लोरोसिस की वजह से और नेक्रोसिस की वजह से। अगर आप इन दो टर्म्स को आप अच्छी तरह भी समझ गए होंगे। क्लोरोसिस का मतलब होता है पत्ती का पीला हो जाना, जिसको हरिमाहीनता बोलते हैं, और नेक्रोसिस का मतलब होता है पत्तियों में या और ऊतकों पे बीच बीच में से ऊतकों का मर जाना या निर्जीव हो जाना। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा वीडियो की इस पार्ट में कि कैसे तत्वों के अभाव के लक्षण हमें पौधों में दिखाई पड़ते हैं। अन्य तकनीकों के अलावा अनुभव के आधार पर हम इन्हें देख करके भी जान सकते हैं। बच्चों, वीडियो के इस पार्ट में बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद लगा होगा। मैं अरुण कुमार दुबे अब आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये तत्व पौधों में एक्चुअली अवशोषित कैसे होते हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते कैसे हैं। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और फिर हमें नए वीडियो में हमारा इंतजार करें। धन्यवाद।